अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब, किस्त नंबर 18। क्या सोचा है चाचा तुमने? अब क्या करोगे? महबानों का तो कहीं से कोई अता पता नहीं मिल रहा। वो मिल जाती तो उसके चौधरी के साथ 2 बोल पड़वाकर तुम्हारी जान भी छूट जाया करती। पर अब तो सारी बिरादरी मुश्किल में पड़ी है। कुछ मालूम नहीं कि कब चौधरी का जब्त जवाब दे जाए और वो हम पर कहर बनकर टूट पड़े। कयास मोहम्मद के दोनों दामाद और बेटियां उसके घर पर जमा थे। वो सब ही अपनी अपनी जगह बहुत परेशान थे। कयास मोहम्मद के बड़े दामाद अनवर ने सवाल उठाते हुए उसे हालात की नज़ाकत का एहसास दिलाया। क्या करूं पुत्र, कुछ पल्ले नहीं पड़ता कि क्या करूं और कहां से बदबख्त को ढूंढ निकालूं। अपने तौर पर तो कोशिश की थी कि फैसलाबाद में सफदर और हूरा के जान पहचान वालों से महबानों का पता मालूम कर सकूं, पर उधर भी कुछ मालूम नहीं हुआ। मेरी जान तो दोहरी मुश्किल में पड़ गई है ना। इधर चौधरी का खौफ है तो दूसरी तरफ लड़की जात के गायब होने से इज्जत पर बन पड़ी है। सारी बिरादरी में कहीं सर उठाकर बात करने के लायक नहीं रहा मैं। हूरा और सफदर के जनाजे पर ही सब पूछते थे कि महबानो कहाँ चली गई। मेरे पास तो कोई जवाब होता तो देता ना। सर निवाड़े बैठा रहा चुपचाप। पर इस तरह कोई लोगों की जबानें तो बंद नहीं होती ना। लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं। 1-2 को तो मैंने ये तक कहते सुन लिया कि महबानो सारा रुपया और जेवर लेकर अपने किसी यार के साथ भाग निकली। जाते जाते उसने अपने यार के साथ मिलकर सफदर और हूरा को कत्ल करके रख दिया। अब बताओ ये सब सुनकर मैं क्या करता? जी तो यही चाहता था कि किसी तरह वो बदबख्त मेरे सामने आ जाए तो अपने हाथों से उसका गला घोंट कर ख़त्म कर डालूं। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का जो जान भी मुश्किल में डाल दे और इज्जत भी मट्टी में मिला दे। कयास मोहम्मद खुद अच्छा खासा भरा बैठा था। दामाद के छेड़ते ही फौरन से फट पड़ा। तुम अपनी जान को रो रहे हो चाचा, मुझे तो सबकी फिक्र पड़ी है। चौधरी की खामोशी को मामूली बिल्कुल ना जानो। उसकी खामोशी किसी भी वक्त तूफान बनकर हमें तबाह बर्बाद कर सकती है। बल्कि मुझे तो यही लगता है कि मासी हूरा और खालू सफदर के कत्ल के पीछे भी कोई और बात है। अगर जेवर वगैरह के चक्कर में डाका पड़ना होता ना तो पहले क्यों नहीं पड़ा। वो जिस औरत ने कमेटी और जेवर की कहानी सुनाई थी उसने ये भी तो बताया था कि मासी हूरा ने जोहरा के ब्याह से पहले महबानों के लिए जेवर खरीदा था, पर डाका पड़ा महबानों के यहाँ से भाग जाने के बाद। जरा सोच तो, कोई और बात हो सकती है या नहीं? कोई मेरी माने या ना माने, पर मैं तो यही कहूँगा कि गल बात कुछ और है। अनवर ने एक बार फिर अपने ख्यालात का इजहार किया। पर मासी के घर से जेवर और रुपया गायब तो था। अगर मासी और खालू सफदर को कत्ल करने वाले डाकू नहीं थे तो उन्होंने जेवर वगैरह क्यों हथिया लिया? अनवर की बात पर जोहरा ने एतराज किया तो सब लोगों ने अनवर की तरफ देखा। इस हादसे ने उसे अंदर से बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया था। बेशक उसने सबके सामने ये कहानी बना दी थी कि महबानो उसे धोखे से गुसल खाने में बंद करके फरार हुई, लेकिन हकीकत तो वही जानती थी ना कि महबानो को फरार करवाने में उसने उसकी खुद मदद की थी। वो बहन की हालत देखकर पसीज गई थी, मगर अब जो हालात बन पड़े थे उनको देखते हुए लगता था कि शायद उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। खास तौर पर हूरा और सफदर के कत्ल का बोझ वो अपने शानों पर महसूस करती थी और इस इल्ज़ाम से खुद को बरी रखने के लिए सफदर और हूरा के साथ पेश आने वाले वाक़े को डाका जनी की वारदात करार दे देना चाहती थी। तू चुप कर, तुझे क्या मालूम कि दुनिया में क्या क्या होता है। क्या भरोसा कि मासी नूरा और खालू सफदर को कत्ल करने के बाद जेवर और रुपया लेकर वो चुपचाप गायब हो गई हो, या फिर किसी दूसरे की तरफ कभी कोई शक ही ना गया हो।
اور کیا معلوم کہ جس محلے دار نے دونوں کی لاشیں دیکھی پہلے اس نے سب کچھ اڑا لیا ہو، پھر بعد میں جا کر پولیس کو چپ چاپ کر کے خبر دے دی کہ وہاں یہ کچھ ہوا ہے۔ رب نواز نے زہرا کو ڈپٹ کر اپنا خیال پیش کر دیا۔ میرے خیال میں تو ڈاکے کا کچھ سین ہی نہیں۔ زیور میں نے زہرا کے بیاہ کے موقع پر مہبانوں کے پاس دیکھا ضرور تھا۔ بارات والے روز اس نے کانوں میں سونے کے بندے بھی پہنے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہورا واپس جاتے جاتے اپنے ساتھ زیور لے کر ہی نہ گئی ہو۔ ویسے بھی مہبانوں اپنے بیگ کو بڑی حفاظت سے تالا لگا کر رکھتی تھی۔ سامان میں کوئی قیمتی چیز ضرور ہوگی، تبھی تو وہ حفاظت کرتی ہوگی نا۔ نصیب و جلی جاتے جاتے وہ بیگ بھی اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اب تک خاموش بیٹھی نورا نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے دہائی دی اور سر پکڑ کر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ خیر، جو بھی معاملہ ہے اور مہبانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، میں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کسی بات کی کوئی ذمہ داری نہیں آنی چاہیے۔ میں دبئی واپس جا کر زہرا کو بھی تھوڑے عرصے میں وہیں بلوا لوں گا۔ ہمیں تو بیاہ کے بعد 4 دن بھی سکھ کے دیکھنے کو نہیں مل سکے۔ پہلے سے خبر ہوتی نا تو میں اماں ابا کو منع کر دیتا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رشتہ جوڑنے کی۔ اب دبئی واپس جاؤں گا نا تو مجھے سارا وقت اسی کی فکر لگی رہے گی کہ پیچھے کچھ ہو نہ جائے، اور اپنی بیوی کا مجھے بہت خیال ہے۔ رب نواز نے بگڑتے تیوروں کے ساتھ نہایت بد لحاظی سے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ رب نواز ٹھیک کہتا ہے چاچا، اس مصیبت کو تم اکیلے ہی بھگتنا۔ ہم میں ہمت نہیں ہے چودھری صاحب کے غضب کو برداشت کرنے کی۔ اگر چودھری صاحب نے تمہارے لیے خفگی دکھائی ہے نا تو میں صاف اعلان کر دوں گا کہ میرا اور میرے گھر والوں کا تمہارے گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ رب نواز نے سگا بھتیجا ہوتے ہوئے بھی ہری جھنڈی دکھانا چاہی۔ جب رب نواز نے ہری جھنڈی دکھا دی تو انور کس بات کا لحاظ کرتا؟ اس نے بھی صاف بتا دیا کہ مشکل وقت میں وہ نورا اور غیاث محمد کا ساتھ دینے والوں میں سے بالکل نہیں ہوگا، بلکہ الگ تھلگ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو آپ لوگ؟ اماں ابا کوئی ہم سے الگ تو نہیں ہیں جو مشکل وقت میں ہم ان سب لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے کہیں بھاگ جائیں۔ زہرا نے شوہر اور بہنوئی دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ جو سچ تھا نا وہ بتا دیا۔ اگر نگار کو شوق ہو تو بے شک یہاں رک جائے، پر میں تو اب دوبارہ یہاں آنے والا بالکل نہیں۔ انور نے اپنی بات کہہ کر فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ رب نواز بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہوا۔ زہرا اور نگار دونوں ہراساں اور پریشان اپنے اپنے شوہروں کو غور سے دیکھنے لگیں۔ ان دونوں کے تیور صاف بتاتے تھے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیویوں سے قطع تعلق کرنے میں بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ نی کڑیوں، جاؤ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے سر پر پڑی خود ہی بھگت لیں گے۔ تم دونوں کا بوجھ سنبھالیں یا پھر اپنی اپنی نبیڑیں۔ تم جاؤ اپنے گھر چپ کر کے۔ نورا نے جو دامادوں کے تیور دیکھ لیے تو جلدی سے بیٹیوں سے بولنا چاہا۔ ماں کا رویہ دیکھ کر نگار اور زہرا نے جلدی سے اپنی اپنی اوڑھنیاں اچھی طرح سے لپیٹ لیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ انور اور رب نواز باہر نکلے تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل پڑی۔ اس میکے کی محبت میں رکتی نا تو کیسے رکتی، جہاں انہیں صرف بوجھ ہی سمجھا گیا تھا، صرف بوجھ سمجھ کر ہی رخصت کیا گیا تھا۔ وہ یہاں رک کر کرتی بھی تو کیا؟ شہریار، تمہارا فون ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا ہی تھا کہ اس کی ممانی مسز آفرین رانا نے اسے اطلاع دی۔ شہریار، جو کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کے خیال سے اپنے بیڈ روم کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس اطلاع پر ٹیلی فون کی طرف پڑ گیا۔ موتی والا بات کرتا ہوں شہریار صاحب۔ شہریار کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے اپنا تعارف بھی سنا دیا گیا۔ جی موتی والا صاحب، فرمائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ موتی والا کی کال پر تھوڑا سا حیران ہونے کے باوجود شہریار نے خوش دلی سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہی سمجھ لیں جناب، موتی والا نے اداس سے لہجے میں جواب دیا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، بے وقت زحمت دینے کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں جناب۔ اصل میں نے آپ کے دفتر ہی فون کیا تھا، وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ لاہور آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا رانا ہاؤس کے نمبر پر ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، ممکن ہے یہاں پر آپ سے بات ہو جائے۔ خوش قسمتی سے میرا خیال بالکل درست ثابت ہوا اور آپ ہمیں یہیں مل گئے۔ اصل میں بہت دن ہو گئے تھے گھر والوں سے ملاقات ہوئے، جب سے پوسٹنگ ہوئی تھی نا لاہور آنا ہی نہیں ہوا تھا۔ آج بڑی مشکل سے فرصت نکالی یہاں آنے کی۔ آپ بتائیے آپ نے کس سلسلے میں مجھے یاد کرنے کی زحمت فرمائی ہے؟ شہریار آج عبد المنان کی اپروچ کی ہوئی NGO کے نمائندے سے ملاقات کے لیے خاص طور پر لاہور آیا تھا۔
लेकिन मोतीवाला के सामने उसने यही जाहिर किया था कि उसका लाहौर का ये दौरा कतई निजी नौयत रखता है। मोतीवाला को उसकी बात मानने में यूं तामुल नहीं हो सकता था कि जाहिर है लाहौर में शहरियार का एक मुस्तकिल घर मौजूद था। एसी की हैसियत से वो कितने ही घाटों का पानी चखता, लेकिन लौट कर हर बार उसे लाहौर ही आना था। अलबत्ता शहरियार तजस्सुस में मुब्तला था कि मोतीवाला को आखिर उससे ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो वो जगह जगह फोन घुमाकर उसे तलाश करता फिर रहा है। मुझे अफसोस है शहरियार साहब कि आपको काफी अरसे बाद घर आने का मौका मिला और आपकी ख्वाहिश होगी कि इस मुख्तसर से वक्त को मुकम्मल तौर पर फैमिली के अफराद के साथ गुजारें, लेकिन मुझे आपसे कुछ अहम बातें करनी हैं जिनके लिए मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे मुलाकात करने के लिए राना हाउस तशरीफ़ ले आऊँ। असल में मैं वो कहते कहते रुका। असल में मैं चाह रहा हूँ कि आप लाहौर में मौजूद हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए, वरना दूसरी सूरत में भी मैं आपसे यही दरख्वास्त करता कि आपको जब भी लाहौर आना हो पहली फुर्सत में मुझसे मुलाकात का वक्त तय कर लें। आने को तो मैं वहाँ आपके दफ्तर में भी आकर आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वहाँ आमद कुछ लोगों को चौंका देगी, इसलिए मैं वहाँ मुलाकात से गुरेज करना चाहता हूँ। मोतीवाला के अंदाज़े गुफ्तगू ने शहरियार के तजस्सुस को मजीद भड़का दिया। अब उसके लिए मुमकिन ना था कि वो मोतीवाला से मुलाकात के लिए कोई इनकार पेश कर सके। चुनांचे खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए बोला, इतने तकल्लुफ से काम क्यों ले रहे हैं मोतीवाला साहब? आपके लिए बस इतना ही कह देना काफी था कि आप मुझसे मुलाकात के लिए आना चाहते हैं। इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि कितने बजे तक हाजिर हो जाऊं? शहरियार का जवाब सुनकर मोतीवाला ने सवाल किया, अगर फौरी तौर पर आ सकते हैं तो फौरी तौर पर आ जाएं, यही मुनासिब रहेगा। असल में शाम से पहले ही मेरा वापसी के लिए रवाना होने का इरादा था। शायद अब थोड़ी देर हो जाए, लेकिन मैं आपसे मिलकर ही जाना चाहता हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैं 20-25 मिनट में हाजिर होता हूँ। शहरियार के बताने पर मोतीवाला तेजी से बोला। शहरियार जाहिर है जवाबन खुशी का इजहार ही कर सकता था, सो उसने भी अंग्रेजी जबान में यू आर मोस्ट वेलकम कहकर फोन बंद कर दिया और फोन बंद करने के बाद साबका इरादे के मुताबिक आराम के लिए अपने बेडरूम में जाने के बजाय मोतीवाला के इंतजार में अपनी मुमानी से गपशप लगाना शुरू कर चुका था। ठीक 20-22 मिनट बाद मुलाजिम ने उसे मोतीवाला के आने की इत्तला दे दी। इस इत्तला पर शहरियार मुमानी से गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करके ड्राइंग रूम में पहुंचा। मोतीवाला आम से शलवार कमीज में मलबूस एक सोफे पर बैठा था। शहरियार के ड्राइंग रूम में दाखिल होने पर उसने अपनी जगह से खड़े होकर शहरियार से हाथ मिलाया। प्लीज तशरीफ रखिए। शहरियार ने खुद भी एक सोफे पर बैठते हुए उससे कहा। मोतीवाला पर एक नजर डालने के बाद ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। शहरियार ने आखिरी बार उसे उसके बेटे की मौत पर देखा था और उस दिन के बाद ही कभी वो उसको देख ना सका था, और उस दिन के बाद आज गौर से देख रहा था। इस मुख्तसर से अरसे में ही मोतीवाला की सेहत पर नुमाया फर्क पड़ा था। यकीनन अकलौते बेटे की मौत का गम उसने अपनी जान से लगा लिया था। क्या लेना पसंद फरमाएंगे आप, ठंडा या गर्म? मेरे ख्याल में मौसम की मुनासबत से कॉफी या चाय मुनासिब रहेगी जनाब। किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आपसे सिर्फ एक जरूरी बात करने आया हूँ। आप मेरी वो बात तवज्जो से सुन लें, इसके अलावा कुछ नहीं, किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं। बातें भी होती रहेंगी जनाब। मोतीवाला साहब आराम से तशरीफ रखें, लेकिन साथ में कुछ ले लिया जाए तो क्या हर्ज है? मेरे ख्याल में मैं कॉफी मंगवाता हूँ। मोतीवाला का जवाब सुनकर शहरियार ने इसरार किया। मैं तकल्लुफ की बात नहीं करता शहरियार साहब, वाकई मुझे किसी शय की कोई ख्वाहिश नहीं। अब ख्वाहिश होती ही नहीं, बस सांसों की डोरी जारी है, और इस डोरी को जारी करने के लिए मैं थोड़ा बहुत जहरमार कर लेता हूँ। अब किसी चीज की वाकई में कोई ख्वाहिश नहीं रही। बेबसी से कहते हुए मोतीवाला की आंखों में आंसुओं की नमी चमकने लगी। इस नमी को लहजे में घुलने से बचाने के लिए वो कुछ देर बिल्कुल खामोश बैठा रहा। शहरियार ने भी उसे छेड़ना मुनासिब बिल्कुल ना समझा और चुपचाप उसके संभलने का इंतजार करता रहा। उसे अंदाजा था कि अकलौते बेटे को गंवाने वाले बाप पर क्या बीतती होगी और अपने बेटे को गंवाने के बाद अपनी जिंदगी के किस इंतहाई तकलीफदेह दौर से वो गुजरता होगा। ये दुनिया अजीब जगह है शहरियार साहब।
आदमी जानता है कि एक रोज इस दुनिया को छोड़कर जाना है, फिर भी इसकी हवस में मुब्तला हो जाया करता है। खास तौर पर अपनी औलाद के लिए आदमी का बस नहीं चलता कि कौन कौन से खजाने जमा करके रख दे। मैं भी बरसों से इसी हवस में मुब्तला था, लेकिन अब हालात ये हैं कि दौलत के अंबार लगे पड़े हैं, लेकिन जिसके लिए ये सब कुछ जमा किया था वही दुनिया से गुजर चुका। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे सुधारूं। इसी सिलसिले में मैंने आज आपसे मुलाकात की ज़हमत की। मोतीवाला ने अफसरदा लहजे में इतना कहा और एक बार फिर चुप हो गया। मैं आपकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ मोतीवाला साहब, आपको जो कुछ कहना है ना बिला तकल्लुफ कह दीजिए। शहरियार ने उसे चुप होते देखकर बोलने पर उकसाया तो वो एक गहरी सांस लेते हुए दोबारा बोलना शुरू हो चुका था। आप जानते होंगे कि मेरे और चौधरी इफ्तिखार आलम शाह साहब के दरमियान कारोबारी शराकत है, मगर उसकी नौयत और वुसअत से भी आप नावाकिफ नहीं होंगे। पहले मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन था, लेकिन चौधरी इफ्तिखार के साथ पार्टनरशिप को की तो देखते ही देखते कहीं से कहीं पहुंच गया। लोग समझते हैं कि मेरे इस तरक्की करने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ चौधरी इफ्तिखार को जाता है, क्योंकि चौधरी इफ्तिखार की भारी सरमायाकारी के बायस ये सब कुछ हो सका। लेकिन हकीकत मुझ समेत चंद ही लोग जानते होंगे। चौधरी इफ्तिखार ने मेरे साथ पार्टनरशिप करने के बाद सरमाए से ज्यादा लकड़ी फराहम की। पीराबाद के साथ जो जंगल लगता है, उस जंगल में बड़ी तादाद में शीशम के दरख्त पाए जाते हैं। उन दरख्तों से हासिल होने वाली लकड़ी बहुत आला पाए की होती है और फर्नीचर साजी में खास अहमियत रखती है। चौधरी साहब और इकबाल बाजवा के गठ जोड़ के नतीजे में अरसे से मुझे ये लकड़ी तकरीबन मुफ्त मिल रही थी। बस मुझे प्रॉफिट मिलता था और मैं खुश था। हिस्सा भी आप समझें कि चौधरी इफ्तिखार लेता था। इकबाल बाजवा को तो हम उसकी खामोशी और चश्मपोशी की कीमत भी अदा किया करते थे। आप ये सब मुझे क्यों बताते हैं जनाब? शहरियार ने मोतीवाला को बगौर देखते हुए निहायत संजीदगी से पूछा। मैं चाहता हूँ कि इस बार जब जंगल से लकड़ी चुरा कर मुंतकिल की जा रही हो तो आप अपनी टीम के साथ छापा मारें और इस जुर्म में मुलव्विस अफराद को बेनकाब भी करें। ऐसी सूरत में आप भी जद में आ जाएंगे जनाब। जब बात निकलेगी तो जाहिर है फिर दूर तक जाएगी। मोतीवाला के जवाब पर शहरियार ने उसे टटोलती हुई नजरों से देखते हुए एहसास दिलाया। मैं जानता हूँ और मुझे इस बात पर कोई एतराज भी नहीं। मोतीवाला का जवाब हैरानकुन था। क्या ऐसा आप चौधरी इफ्तिखार से इंतकाम लेने के चक्कर में करते हैं? चौधरी साहब शिकवा करते हैं कि आपका उनके साथ ऐसा रवैया है जैसे उन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया हो। मैं जानता हूँ कि चौधरी इफ्तिखार ने मेरे बेटे को बिल्कुल कत्ल नहीं किया। कम अज कम बराह रास्त तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं उसको अपने बेटे का कातिल ठहरा सकूं। लेकिन मैं हालात पर गौर करता हूँ और जब मजीद गौर किया तो मुझे अपने बेटे की मौत में उसी का हाथ नजर आया। जब तक मेरी चौधरी इफ्तिखार से मुलाकात नहीं हुई थी मैं एक ईमानदार आदमी था। मेरा कारोबार छोटा था लेकिन इतनी आमदनी हो जाया करती थी कि घर में खुशहाली आ जाए। मैं बीवी और बच्चे को अच्छा खिला देता था और अच्छा वक्त गुजर रहा था। मेरा बेटा बहुत ज़हीन था। उसकी जहानत को देखते हुए मेरे अब्बा जी ने ख्वाहिश जाहिर की कि उसे हाफिज़े कुरान बनाऊं। अब्बा जी के मरने के बाद भी मैं उनकी इस ख्वाहिश पर अमल करने का इरादा रखता था। फिर मेरी चौधरी इफ्तिखार से मुलाकात हुई। बस फिर तो मैं दौलत जमा करने की धुन में मुब्तला हो गया। मुझे अब्बा जी की कोई ख्वाहिश याद ही ना रही, ना बेटे को देने के लिए कोई वक्त बचा। एक बाप की हैसियत से अपने बच्चे की तरबियत और परवरिश की जो जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती थी उसको मैं अपने तौर पर नोटों की गड्डियां लुटा लुटा कर अदा करता रहा और समझता था कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। दौलत की फरावानी और तरबियत के फुकदान ने ये सब असर दिखाया। मेरा बेटा अपने दादा की ख्वाहिश के मुताबिक हाफिज़े कुरान बनने के बजाय एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा बन गया। उसके करतूतों से मुताल्लिक खबरें मेरे कान में पड़ती रहती थी। एक बार वो शराब पीकर कोलगापाड़ा करने के जुर्म में गिरफ्तार भी हुआ। मैंने थानेदार को रिश्वत देकर उसे छुड़ा लिया। उस वक्त मेरे जहन में यही बात थी कि मेरे बेटे को मेरी दौलत पर ये सारे ऐश करने की आज़ादी है। लेकिन जब वो मर गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस बेजा आज़ादी का सिर्फ और सिर्फ यही नतीजा निकल सकता था।
میں نے اپنے بیٹے کی پوری پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کن حالات میں مرا، مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حالات چودھری افتخار کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اگر وہ مجھے حرام سرائے سے دولت کمانے کی دھن میں نہ لگاتا تو میں چھوٹا سا بزنس مین ہی رہتا، جس کے پاس اپنے بیٹے کی تربیت کرنے کی فرصت ہوتی، جس کی کمائی میں حرام کی آمیزش بالکل نہ ہوتی، اور بالکل نہ ہوتی تو اس کی اولاد حرام اور حلال میں تمیز بھی کر سکتی تھی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہر برائی کا ذمہ دار میں صرف اور صرف چودھری افتخار کو ٹھہراتا ہوں اور اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے میں نے، اور اس کی سزا بھگتنے کو بھی تیار ہوں۔ اگر میری درخواست پر غور کرتے ہوئے آپ کارروائی کرتے ہیں نا، تو میں از خود اعتراف جرم کروں گا، لیکن فی الحال میرا منظر پر رہنا بہت ضروری ہے۔ میں یہاں موجود رہوں گا، تبھی آپ کو بتا سکوں گا کہ اگلی کھیپ کب اسمگل کی جائے گی۔ اس مقصد کو سامنے لا کر میں نے ابتدائی جذباتی پن کو چھوڑ کر چودھری افتخار سے اپنے مناسب دوبارہ استوار کر لیے ہیں، اور دوبارہ اسے اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دے دیا ہے کہ میں اس کا کاروباری حلیف ہوں۔ لیکن جو سچ ہے وہ میں نے آپ کو پورا بتا دیا۔ شہریار کے سوال کے جواب میں موتی والا نے ایک جذباتی اور تفصیلی بیان سنا دیا۔ شہریار سمجھ رہا تھا کہ موتی والا کی یہ کایا پلٹ بیٹے کی موت کے شدید صدمے کا نتیجہ ہے۔ قدرت کے کارخانے میں ایسے واقعات کا ہونا کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ اولاد کے صدمے سے بڑے بڑوں کا مان ٹوٹتا ہوا دیکھ لیا سب لوگوں نے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کاری زخم کھا کر بھی اپنی غلط روش پر ڈٹے رہتے ہیں۔ شاید وہ لوگوں کی اس قسم سے تعلق رکھتے تھے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو۔ موتی والا کایا پلٹ انسان اس لیے بن گیا تھا کہ وہ بنیادی طور پر ایک اچھا انسان تھا، جس نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ ایمانداری سے کام کرتے ہوئے گزارا تھا۔ بعد میں دولت کی چمک نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر کے رکھ دیا، ورنہ جو شخص اپنے باپ کی خواہش پر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ فطرتاً بے ایمان اور برا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں موتی والا صاحب۔ آپ مجھ سے مسلسل رابطے میں رہیے گا۔ آپ کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق میں لکڑی کے ان سمگلرز کو چھاپنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کوشش ہوگی کہ آپ کے تعاون کے صلے میں آپ پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نسبتاً ہلکی فرد جرم عائد کی جائے۔ شہریار خوش تھا، اور خوش اس لیے تھا کہ ایک ایسے موقع پر جبکہ وہ چودھری افتخار کی شخصیت کا ایک بھیانک روپ لوگوں کے سامنے لانے والا تھا، قدرت نے اسے ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ چودھری افتخار کا ایک دوسرا روپ بھی ان کے سامنے لے آئے۔ ماہبانوں والے معاملے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی سامنے آ جاتا تو چودھری افتخار کے لیے آسانی سے اپنی جان چھڑانا ممکن نہ رہتا۔ اسے یہ موقع موتی والا فراہم کرنے والا تھا، اس لیے جواباً اسے بھی کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا، مگر موتی والا کے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، آپ کا شکریہ شہریار صاحب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کسی نرمی کا خواہش مند بالکل نہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے جرم کا کفارہ سمجھ کے کر رہا ہوں، اور کفارہ ادا کرنے کے خواہش مند نرمی اور آسانی تلاش نہیں کیا کرتے۔ اپنی اس بات کو کہنے کے بعد موتی والا مزید وہاں نہیں رکا اور شہریار سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے بعد شہریار بڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کا دماغ ٹھکانے پر لانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا اور اسے کیا کچھ نہیں دکھاتا، مگر کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں۔ عموماً لوگوں کو عقل اسی وقت آتی ہے جب وہ خود ٹھوکر کھاتے ہیں، اور بعض بد نصیب تو ٹھوکر کھا کر بھی کبھی نہیں سنبھل پاتے۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ سرد اور نیم روشن برآمدے میں ٹہلتی مہبانو اپنے خیالات میں اتنی غرق تھی کہ اسے خبر بھی نہ ہو سکی کہ کب دارالامان کی منتظمہ اس برآمدے میں داخل ہو کر اس کے قریب آ پہنچی ہے۔ منتظمہ یقیناً اپنے معمول کے مطابق رات کو سونے سے قبل دارالامان کا آخری چکر لگا رہی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک عام سی شکل و صورت کی عورت تھی، جو مزاجاً ہمدرد ہونے کے باوجود کافی اصول پرست بھی نظر آتی تھی، اور اس اصول پرستی کی وجہ سے اسے اکثر سختی سے کام لینا بھی پڑتا تھا، مگر اس وقت ماہبانوں سے سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، طبیعت بہت زیادہ بے چین ہے۔ ماہبانوں نے جھکی نظروں کے ساتھ منتظمہ کے سوال کا جواب دیا۔ آج شام ہی تو اسے منتظمہ سے سخت ڈانٹ سننے کو ملی تھی۔
मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। अपने घर से अलग किसी दारुलमान जैसी जगह पर रहना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है, खास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब बंदा जानता हो कि उसके घर में उससे मोहब्बत करने वाले लोग उसके मुंतज़िर हैं। मुझे तुम्हारे हालात के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं, मगर मुझे तुम्हारे सिलसिले में बहुत सख्ती से ये हिदायत दी गई हैं कि किसी को भी तुम्हारी यहाँ मौजूदगी के बारे में खबर ना हो सके। आज शाम तुमने जो हरकत की थी वो बहुत ख़तरनाक थी। जानती हो, शाम से पहले मेरे पास कई दफ़ा मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन आ चुके कि हमारी माहबानों से बात करवा दें। मैंने सख्ती से कह दिया कि यहाँ कोई माहबानों नहीं रहती। ये किसी की रिहाइशगाह नहीं है बल्कि एक अस्पताल है। एक लड़की ने तो मुझसे अच्छी खासी बहस भी की कि आप झूठ बोल रही हैं, माहबानों यहीं पर मौजूद है। उसने खुद मुझे इसी नंबर से फ़ोन किया था। मैंने कह दिया कि बीबी, ये पब्लिक प्लेस है, हो सकता है कि माहबानों नाम की किसी और खातून ने अस्पताल के फ़ोन से आपको फ़ोन कर दिया हो। वो किसी काम से यहाँ आई होगी तो फ़ोन कर लिया होगा, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। जब वो यहाँ नहीं है तो मैं आपकी बात किस तरह करवाऊँ? बड़ी मुश्किल से उस लड़की ने मेरी बात पर यकीन किया। लहजा नरम होने के बावजूद माहबानो महसूस कर सकती थी कि मुंतजिमा उसकी हरकत पर बहुत नाराज़ नजर आती है। मुंतजिमा मजमूई तौर पर एक अच्छी औरत थी और माहबानों को उसकी नाराज़गी इतनी गलत भी मालूम नहीं हो रही थी। चुनांचे शर्मिंदगी के गहरे एहसास के साथ वो बोली, सॉरी मैडम, मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। असल में मेरी तबीयत 2-3 दिन से बेचैन थी, इसीलिए रह न सकी।